2 करोड़ साल पहले डिवाइन काउंसिल इकट्ठे हुए थे ताकि वो सेटन को नर्क से बाहर निकाल सके। तभी नीली आग ने सबको निगल लिया और गॉड के दुश्मन को जगाने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ दुनिया के एक कोने में एक बदसूरत सा निकम्मा आदमी मासूम पक्षियों पर क्रॉसबो से तीर चला रहा था, लेकिन जैसे ही रेन ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, शिराटोरी ने एक तीर रेन की तरफ चला दिया जो लगभग उसकी जान ले ही लेता, और ऊपर से उसने रेन को गाली देते हुए चुप रहने को कहा। उसी पल रेन गुस्से में उस पर टूट पड़ा और उसके घटिया से चेहरे पर मुक्का जड़ दिया, लेकिन वो लोग रेन को डीमन कहकर भाग गए। और तभी रेन ने अपने हाथों पर लगा खून देखा और उसकी यादें फिर से मिट गईं। रेन के पापा को हमेशा लगता था कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। एक बार जब उसने एक लड़की के लिए स्कार्फ पकड़ा, तभी एक डिवाइन स्पिरिट अचानक प्रकट हो गया था और उस स्कार्फ को लेकर भागने लगा। रेन उस दैत्य जैसी आत्मा के पीछे दौड़ा और वो स्पिरिट डिब्बों के ऊपर कूदकर चढ़ गया ताकि वो सारे कैन लड़की पर गिरा दे। रेन ने कूदकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की फिर कभी नहीं उठी और हर किसी ने उसकी मौत का इल्जाम रेन पर डाल दिया था। गुफा के अंदर उसके पापा ने हेवेंस लास्ट चेस्ट खोला और देखा कि सील ऑफ गॉड जलने लगा है। सूरज निकलते ही करोड़ों हेल स्पिरिट्स आसमान में उड़ने लगे थे, लेकिन रेन सोच रहा था कि ये कहर वो अकेला ही क्यों देख पा रहा है। तभी शिराटोरी और उसका नशेड़ी का ग्रुप रेन के पास आया और बोला कि उनके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। रेन को लगा कि ये सब अजीब है, पर फिर भी उसने सोचा कि शायद ये उस बाथ टोस्टर से बेहतर होगा जो उसकी मां ने उसे जन्मदिन पर दिया था। गली में पहुंचकर रेन ने देखा कि सारी आत्माएं शीरों के आसपास घूम रही थीं। शीरों ने रेन को घुटनों पर आने के बदले $100 देने की बात कही, क्योंकि उसके हिसाब से रेन जैसा गरीब आदमी पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा सकता। लेकिन ये सुनते ही रेन ने उसके मुंह पर सीधा मुक्का दे मारा। तभी शिराटोरी के अंदर का दैत्य जागने लगा, उसका शरीर बदलने लगा और बाकी लड़के रेन को जमीन पर दबा लेते हैं। शिराटोरी ने एक जलती हुई लोहे की रॉड उठाई और रेन का चेहरा पकड़कर बोला, अब मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। जैसे ही वो रेन की आंखों में रॉड डालने ही वाला था, तभी नीली लपटों का एक बड़ा धमाका हुआ जिसने सबको दूर फेंक दिया और रेन का पूरा शरीर नीली आग में घिर गया। शिराटोरी ने लपटों का रंग देखा और उसे समझ आ गया कि रेन सन ऑफ सेटन है। उसने अपना असली नाम एस्टेरोथ बताया और कहा कि वो रेन को उसके पिता के पास ले जाएगा। उसी वक्त फुजीमोटो वहां पहुंचा और दैत्य को भगाने की प्रार्थना करने लगा। एस्टेरोथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फुजीमोटो सही समय पर हट जाता है और उसे जमीन पर पटक कर इंसल्सर से दैत्य को निकाल देता है, जिसके बाद शिराटोरी बेहोश हो गया। फुजीमोटो को समझ आ गया था कि अब रेन आत्माओं को देख सकता है। उसने रेन को बताया कि उनकी दुनिया में 2 डायमेंशंस हैं, एक तो ये दुनिया आसिया और दूसरी दैत्य वाली दुनिया गेहिना। रेन का जन्म उस कैटेक्लिज्म का कारण था जो दोनों दुनियाओं को मिला देगा, इसलिए सारे डीमंस उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो सन ऑफ सेटन जो था। वो जल्दी जल्दी मोनेस्ट्री की तरफ भागने लगे। रास्ते में एक दानव बनने से पहले ही फुजीमोटो ने एक मंत्र पढ़कर उसे उड़ा दिया, पर छत पर कूदते वक्त रेन गिर गया, लेकिन फुजीमोटो ने उसे बचा लिया। आगे कुत्तों जैसा एक झुंड मिला और फुजीमोटो ने बताया कि ये गूल्स हैं जो मरे हुए इंसानों के शरीर में डीमंस घुसकर चलते हैं। उसने पवित्र पानी फेंका और दोनों वहां से किसी तरह निकल गए। फुजीमोटो ने कहा कि उन्हें तुरंत मोनेस्ट्री पहुंचना होगा, क्योंकि सूरज ढलने के बाद डीमंस अपनी पूरी ताकत में आ जाते हैं। उधर एस्टेरोथ को होश आ चुका था और दैत्य ने उसके शरीर पर फिर से कब्जा कर लिया। उसने दीवारों को पीटना शुरू कर दिया और उसके दोस्त डर के मारे भाग गए। एस्टेरोथ ने शरीर पर फिर से कंट्रोल पा लिया और रेन को नर्क ले जाने के इरादे से वहां से निकल पड़ा। इसी बीच फुजीमोटो और रेन मोनेस्ट्री पहुंच चुके थे और जैसे ही वो चर्च के अंदर गए, गूल्स अदृश्य बाउंड्री से टकराकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। फुजीमोटो ने गुप्त बेसमेंट दिखाया और वो रेन को लेकर अंदर चला गया। अंदर उसने एक ट्रंक खोला और उसके अंदर एक रहस्यमयी तलवार पड़ी थी। उसने बताया कि इसका नाम किर्रा है, एक डीमन स्लिंग तलवार। ये एक लेजेंडरी तलवार थी जो प्राचीन समय से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती रही थी। फुजीमोटो ने बताया कि रेन की डेमोनिक पावर्स इसी तलवार के अंदर सील की गई थी। उसने चेतावनी दी कि वो इस तलवार को कभी भी मयान से बाहर ना निकाले, वरना उसकी शक्तियां जाग जाएंगी और वो खुद एक डीमन बन जाएगा। उधर एस्टेरोथ मोनेस्ट्री के बाहर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था तो एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। ट्रक ड्राइवर घबराकर बाहर निकला और भागकर एस्टेरोथ के पास जाने लगा, पर एस्टेरोथ ने पहले तो उसे माँ बहन की गालियां दी और फिर उसका ट्रक लेकर मोनेस्ट्री के अंदर जाने लगा। तभी बेसमेंट जोर से हिला। फुजीमोटो और रेन बाहर भागे और देखा कि एस्टेरोथ ट्रक चलाते हुए चर्च के अंदर घुस आया है। वो बोल रहा था कि वो रेन को गेहिना ले जाने आया है। उसने रेन को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक प्रीस्ट ने उस पर होली वाटर डाल दिया। फुजीमोटो ने रेन से कहा कि वो तुरंत भाग जाए। उसने अपना फोन रेन को दिया और कहा कि वो दूसरे एक्सॉर्सिस्ट को कॉल करे और बोला कि वो रेन की रक्षा करेगा। फुजीमोटो ने रेन को वापस
वापस बेसमेंट में धक्का दे दिया और उसे होली चांद से सील कर दिया। रेन अंदर फंस गया। चर्च में क्योतो ने अपना पवित्र निशान दिखाया और एक गूल को चीर डाला। इजुमी ने एक पपेट समन किया जो मशरूम डीमंस को साफ करने लगा। एस्टेरोथ गुस्से से पागल हो रहा था। फुजीमोटो ने शॉटगन निकाल ली, लेकिन रेन बेसमेंट में दीवारें पीट रहा था, बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। हर वो पल जब लोगों ने उसे डीमन कहा था, और अब उसे पहली बार लगा शायद वो हमेशा से एक डीमन था। चर्च के अंदर एस्टेरोथ फुजीमोटो की गोलियों से बच रहा था। उसने इजुमी का पपेट फाड़ डाला और क्योतो के मुक्कों से बचते हुए अपना टॉक्सिक गैस छोड़ा, जिससे उसके पूरे शरीर पर मशरूम्स फैल गए। लेकिन नैगेट ने तुरंत दौड़कर उसके ऊपर से वो मशरूम उखाड़ना शुरू कर दिया और एक चांट पड़कर उन्हें गायब कर दिया। चर्च के अंदर हर तरफ मशरूम उगने लगे थे, लेकिन जैसे ही मरुडा ने उन पर आग फेंकी, एस्टेरोथ ने उसे एक जबरदस्त किक मारी। अब एस्टेरोथ एक विशाल राक्षस में बदल चुका था और कसम खा चुका था कि वो यहाँ मौजूद हर किसी को मिटा देगा। तभी एक पिचफॉर्क उसके सीने में धंस गई और सबने देखा कि रेन ने ही उसे फेंका था। एस्टेरोथ संभल पाता उससे पहले फुजीमोटो ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और दैत्य को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने रेन की तरफ देखा और बोला कि उसका बेकार सा चेहरा अभी तक यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन रेन चीख कर बोला, तुम मेरे बाप हो ही नहीं, तुम लोगों ने कभी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। फुजीमोटो ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तैयार हो जा, अब यहाँ से निकलना है। लेकिन तभी वो घुटनों पर गिर गया और अचानक चर्च की सारी लाइट्स बंद हो गई। अगले ही पल फुजीमोटो आग में जलने लगा। रेन डर गया कि क्या वो सच में इतना गंदा था, लेकिन नागेट ने बताया कि फुजीमोटो पर सेटन ने कब्जा कर लिया था। तभी सेटन ने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ और मैं गेहिना का भगवान हूँ। उसके बोलते ही सारे प्रीस्ट आग में फटने लगे। फर्श पर खून फैलकर एक विशाल पूल बन गया और सेटन ने कहा कि उसकी मौजूदगी इतनी भारी है कि ये दुनिया उसे सहन नहीं कर सकती। जमीन फटने लगी और दैत्य बाहर निकलने लगे। सेटन ने रेन से कहा कि ये गेहिना का गेट है, मेरे साथ नीचे चलो। लेकिन रेन ने चीख कर कहा कि दूर रहो। सेटन ने उसे खींचना शुरू कर दिया। तू खास है और तू मेरा है, और उसे सीधे गेट के अंदर फेंक दिया। जैसे ही रेन गिर रहा था, डीमंस उसे निगलने लगे, लेकिन फुजीमोटो ने आखिरी बार अपने शरीर पर कंट्रोल पा लिया और खुद को सील कर दिया, इससे पहले कि वो गेट में गिर जाए। रेन ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे पकड़ लिया, लेकिन दोनों और ज्यादा नीचे डूबने लगे। उसी पल रेन को एक पुरानी बात याद आई और उसे समझ आ गया कि फुजीमोटो ने उसे हमेशा प्यार किया था। रेन ने अपनी तलवार पकड़ी। इजुमी चिल्लाए कि उसे इसे नहीं खींचना चाहिए, लेकिन रेन ने ब्लेड बाहर निकाल लिया और उसके शरीर से जबरदस्त नीली आग फूट पड़ी। अब वो एक असली डीमन में बदल चुका था। रेन ने पूरी ताकत से गेहिना का गेट काट दिया और गेट बंद हो गया, लेकिन फुजीमोटो तब तक मर चुका था। तभी यूकियो वहां पहुंचा। वो फुजीमोटो के शरीर की तरफ भागा, जहां रेन उसकी लाश पकड़कर रो रहा था। कुछ दिन बाद फुजीमोटो को दफनाया गया। रेन उसकी कब्र पर बैठा था। उसकी मौत का दर्द उसे अंदर तक तोड़ चुका था। उसे याद आया कि फुजीमोटो ने कहा था कि वो एक एक्सॉर्सिस्ट दोस्त को फोन करे। रेन ने नंबर मिलाया और कब्रिस्तान के अंदर कहीं फोन बजने लगा। एक आदमी ने फोन उठाया और कहा कि वो ट्रू क्रॉस ऑर्डर जापान ब्रांच की तरफ से बात कर रहा है। उसने अपना नाम मेफिस्टो बताया। रेन ने कहा कि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता है, सेटन को मारकर। मेफिस्टो ने मन में सोचा कि ये लड़का पागल है, पर फिर बोला, ठीक है, मैं तुझे एक्सॉर्सिस्ट बनना सिखाऊंगा। अगले दिन जब रेन जाने लगा, सब प्रीस्ट उसे अलविदा कह रहे थे, लेकिन यूकियो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रेन सोचने लगा कि वो कहाँ है। कुछ घंटे बाद शहर के बीचों बीच पहुंचते ही एक कार लगभग रेन को कुचल देती, लेकिन मेफिस्टो उस कार से बाहर निकला और बोला कि वो उसे ट्रू क्रॉस एकेडमी लेकर जा रहा है, वही स्कूल जहां यूकियो को स्कॉलरशिप मिली थी। मेफिस्टो ने कहा कि वो इस एकेडमी का प्रिंसिपल है और रेन अब उनका नया स्टूडेंट होगा। तभी यूकियो वहां आया और दोनों साथ में स्कूल की तरफ निकल पड़े। रेन सोच रहा था कि यूकियो उसे ये क्यों नहीं पूछ रहा कि उनके पिता की मौत कैसे हुई, क्या उसे पहले से पता था। उसी दिन स्कूल की असेंबली में यूकियो को हाईएस्ट मार्क्स लाने पर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया गया। उसकी स्पीच के दौरान रेन उसे घूरता रहा, सोचता हुआ कि क्या वो अपने भाई को सच में जानता था या नहीं। स्कूल के मैदान में चलते हुए रेन ये सोच रहा था कि शायद यूकियो को कुछ भी पता नहीं है और उसे लगा कि उसे बचा कर रखना पड़ेगा, इसलिए उसने ठान लिया कि वो उसे कभी डीमंस के बारे में नहीं बताएगा। उस दिन रेन पूरे स्कूल में घूमता रहा, लेकिन जहां जाता हर स्टूडेंट उसे एक अजीब सा अगली क्रीप समझकर घूर रहे थे। हॉलवे में घूमते हुए अचानक एक बेकार सा कुत्ता उसके सामने आ गया और लगभग उसे गिरा ही देता। वो कुत्ता रेन को बाहर ले गया और रेन की आंखों के सामने वो स्ट्रीट लैंप पर कूद गया और अगले ही पल वो बदलकर मेफिस्टो बन गया। मेफिस्टो ने कहा कि यही तरीका है जिससे वो बिना पकड़े इधर उधर घूम लेता है। रेन तो हैरान था कि एक एक्सॉर्सिस्ट शेप शिफ्ट कैसे कर सकता है, लेकिन मेफिस्टो ने कहा क्योंकि मैं थोड़ा स्पेशल हूँ। उसने रेन की तरफ एक चाबी उछाली और बोला कि वो किसी भी दरवाजे से गुजरकर अपने क्राइम स्कूल की क्लास में जा सकता है। ये क्राइम स्कूल असल में एक्सॉर्सिस्ट की क्लास थी। रेन को रेगुलर हाई स्कूल भी अटेंड करना था और इसी के साथ क्राइम स्कूल में एक्सॉर्सिस्ट की ट्रेनिंग भी। मेफिस्टो ने कहा कि क्लास शुरू होने वाली है और रेन को अपनी ब्लू फ्लेम्स कभी किसी को नहीं दिखानी चाहिए। फिर वो ब्रिज से कूद कर नीचे आया और रेन को एक सीक्रेट डोर खोलने के लिए बोला।
डोर खुलते ही वो फिर से कुत्ता बन गया। रेन अंदर गया और जैसे ही उसने अंदर देखा सारे लूजर्स वहीं बैठे थे। फिर भी रेन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है। मेफिस्टो ने बताया कि ये सब एक्सॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनमें से कुछ को स्पिरिट वूंड भी हुआ है। स्पिरिट वूंड मतलब डीमन से लगी ऐसी चोट जिससे इंसान डीमंस को देख सकता है। मेफिस्टो ने कहा कि रेन वैसे भी एक अलग केस है। तभी उनका टीचर अंदर आया और रेन का दिमाग घूम गया क्योंकि टीचर यूकियो था। यूकियो ने कहा कि वो उन्हें एंटी डीमन फार्मेकोलॉजी पढ़ाएगा। उसने बताया कि वो 7 साल की उम्र से एक्सॉर्सिज्म की ट्रेनिंग ले रहा है और आज वो सेरेमनी ऑफ द स्पिरिट वूंड से क्लास शुरू करेगा। यूकियो जब बता रहा था कि सड़े हुए जानवरों का खून गॉब्लिन्स को आकर्षित करता है तो रेन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा कि वो सब सच सच पता है। रेन की बातों से परेशान होकर यूकियो ने बाकी स्टूडेंट्स को बाहर जाने को कहा। फिर उसने रेन को बताना शुरू किया कि उनके पिता ने उसे बचपन से ही एक्सॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी थी। रेन ने पूछा कि क्या उसे डीमंस के बारे में सब पता है। यूकियो ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ। तुम ही वो एकमात्र इंसान थे जिसे कुछ भी पता नहीं था। उसने बताया कि जब वो दोनों पैदा हुए थे तभी रेन के कारण उसे पहली स्पिरिट वूंड मिली थी और बचपन से ही उसे डीमंस दिखने लगे थे। रेन ये सुनकर आग बबूला हो गया। वो चिल्लाने लगा कि उसे ये सब क्यों नहीं बताया गया। उसी धक्का मुक्की में यूकियो का खून निकलने लगा और अचानक पाइप फट गई जिसके बाद गॉब्लिन्स बाहर निकल आए। यूकियो ने तुरंत बंदूक उठाई और गॉब्लिन्स पर फायरिंग शुरू कर दी। उसने बताया कि ये हॉब गॉब्लिन्स है। रेन और सवाल पूछता रहा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? यूकियो ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम डेंजरस डीमन हो, तुम्हें किसी के पास नहीं होना चाहिए। वो गॉब्लिन्स पर गोलियां चलाता रहा और बोला, एक्सॉर्सिस्ट बनने की कोशिश छोड़ दो, तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर है। फिर उसने सीधे रेन को दोष देते हुए कहा, फादर की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। वो बोला, मैंने सब देखा था। फादर हर बार सेटन को अपने शरीर पर कब्जा करने से रोकते थे। वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सॉर्सिस्ट थे। लेकिन तुमने ऐसा क्या कहा रेन कि सेटन एक सेकंड में उनके शरीर पर कब्जा कर गया? यूकियो ने अपनी बंदूक सीधे रेन की तरफ तान दी और बोला, उनकी मौत के असली गुनहगार तुम हो। लेकिन तभी रेन के शरीर से नीली आग फिर से बाहर निकलने लगी। वो जोर से चीखा और उस चीख की ताकत से यूकियो पीछे उछल गया। जीने की चाह में रेन चिल्लाकर बोला कि उसने अपने पिता को नहीं मारा और जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली वो यूकियो को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा और एक बड़े डीमन को एक ही बार में काट दिया जिससे वो पूरा हवा में बिखर गया। उसी पल यूकियो को समझ में आ गया कि रेन अभी भी उनकी तरफ ही है और जब उसने पूछा कि उनके पिता का आखिरी पल कैसा था तो रेन ने बताया कि वो उसे बचाते बचाते मरे थे। ये सुनकर यूकियो समझ गया कि वो खुद भी इसी वजह से एक्सॉर्सिस्ट बना था और जैसे उसे महसूस हुआ कि दोनों एक जैसे हैं, उसने रेन को चेतावनी दी कि जिस दिन बाकी एक्सॉर्सिस्ट्स को उसकी असली पहचान पता चल गई वे सब उसे मारने की कोशिश करेंगे। उस रात जब रेन अपने डॉर्म रूम में पहुंचा तो यूकियो ने बताया कि वो दोनों रूममेट्स होंगे और ये इसलिए क्योंकि पूरी डॉर्म में वो दोनों ही रहने वाले थे क्योंकि रेन इतना बड़ा खतरा था कि उसे बाकियों से दूर रखना जरूरी था। कुछ दिन बाद यूकियो ने रेन से पूछा कि क्या उसने वो किताबें पढ़ी जो उसने दी थी। रेन ने देखा कि वो तो एकदम बच्चों वाली बेसिक कहानियां थी और उसने कहा कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं कि ऐसी किताबें पढ़े। लेकिन यूकियो को लगा कि रेन का दिमाग उससे भी ज्यादा खाली है। उसने कहा कि ये किताबें ही वो सबसे आसान चीज है जिन्हें रेन समझ सकता है और यही शायद उसे एक्सॉर्सिस्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे ही यूकियो बाहर जाने लगा रेन को एहसास हुआ कि वो किसी डीमन को एक्सरसाइज करने जा रहा है तो उसने साथ चलने की जिद की। यूकियो ने सोचा कि शायद रेन काम आ सकता है तो उसने हाँ कह दिया, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि वो उसकी हर बात ध्यान से सुने। यूकियो ने एक खास की निकाली और बताया कि ये की सप्लाई स्टोर तक ले जाती है और इसे सिर्फ एक्सॉर्सिस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने एक लंबा सा ब्रिज दिखा जो बहुत ऊंचाई पर था। रेन ने सोचा कि शायद ये की हमें किसी दूसरी दुनिया में ले आई है, लेकिन यूकियो ने बताया कि ट्रू क्रॉस ऑर्डर की सीक्रेट जगहों में जाने का यही एक तरीका है और कहा कि इन कीज की वजह से ही डीमंस अंदर नहीं घुस पाते। उसने बताया कि मेफिस्टो ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कई तरह की बैरियर्स बना रखी हैं जो बड़े लेवल के डीमंस को बाहर रखती हैं और यही सीक्रेट डोर्स हैं जिनकी मदद से वो बाहर आते जाते ट्रैप से बचते हैं। जब वे एक्सॉर्सिस्ट स्टोर पहुंचे तो यूकियो ने कहा कि उसे एक्सॉर्सिज्म के लिए सामान खरीदना है और रेन को बाहर इंतजार करने को कहा क्योंकि अंदर सिर्फ एक्सॉर्सिस्ट ही जा सकते थे। लेकिन जैसे ही यूकियो अंदर गया रेन को अंदर देखने की बहुत क्यूरियोसिटी हुई। वो गेट पर चढ़ गया और अंदर झांकने लगा। उसे एक खूबसूरत गार्डन दिखा और वहीं उसे एक छोटी सी लड़की दिखी जिसका नाम शीमी था जो फूलों की देखभाल कर रही थी। उसे देख रेन इतना खो गया कि उसने गलती से गेट को छू लिया और प्रोटेक्टिव बैरियर टूट गया। गेट अचानक खुल गया। शीमी ने रेन का चेहरा देखा और घबरा गई। उसने सोचा कि रेन कोई डीमन है और वो उससे दूर भागने की कोशिश करने लगी। तभी रेन को पता चला कि शीमी चल नहीं सकती और उसकी टांगों में अजीब मोटी नसें थी। उधर अंदर यूकियो सामान ले रहा था। जब उसने पूछा कि शीमी की हालत कैसी है तो दुकान वाली बुढ़िया ने बताया कि डॉक्टरों को उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में कुछ भी गलत नहीं मिलता और शायद शीमी हमेशा के लिए लकवाग्रस्त रह सकती है। बाहर रेन शीमी के साथ फर्टिलाइजर बनाने में मदद करने लगा। शीमी ने उसे शुक्रिया कहा और बताया कि ये गार्डन उसकी दादी का है और अब वो इसे हमेशा संभालना चाहती है। तभी यूकियो और ओल्ड लेडी बाहर आए। यूकियो ने पूछा कि रेन यहाँ क्या कर रहा है। रेन को भी समझ आ गया कि यूकियो पहले से शीमी को जानता है। जैसे ही ओल्ड लेडी ने बताया कि यूकियो शीमी की टांगे चेक करने आया है, शीमी तुरंत बोली कि वो किसी डीमन के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन यूकियो ने फिर भी उसकी जांच करना जरूरी समझा और
जब यूकियो ने शीमी की टांग ध्यान से देखी तो उसे समझ में आ गया कि जो मोटी नसें दिख रही थी वो असल में जड़ें थी। उसने कहा कि एक स्पिरिट वुंड है। लड़की पर डीमन ने कब्जा नहीं किया था, लेकिन डीमन ने उनके गार्डन के किसी पौधे में जरूर घुसकर असर किया था। और जैसे ही उसने बताया कि ये जड़ें अब उसके दिल तक बढ़ रही हैं, उसने पूछा कि शीमी ने कभी किसी डीमन से बात की थी, डरते हुए कि कहीं उसे गार्डन से दूर न कर दिया जाए। शीमी बोली कि उसने किसी डीमन से बात नहीं की, लेकिन ओल्ड लेडी ने फिर भी उसे गार्डन से निकलने का आदेश दिया। गार्डन छोड़ने से मना करते हुए शीमी ने कहा कि ये गार्डन उसकी ग्रैनी की आखिरी निशानी है और उसकी माँ ने इसे छोड़कर बड़ी गलती की है। ये कहते कहते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उस शाम जब वे उसे बिस्तर पर सुला रहे थे, उन्होंने देखा कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। यूकियो ने बताया कि डीमन उसकी टांगों के जरिए उसकी एनर्जी चूस रहा है और अगर वो उसे एक्सरसाइज करने में नाकाम रही तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी, निर्वाणा जैसी हालत में। नींद के अंदर शीमी को याद आने लगा। ग्रैनी की मौत के बाद एक डीमन उसके सामने फूल के रूप में आया था। उसने कहा था कि वो गार्डन संभालने में उसकी मदद करेगा, बदले में उसकी ताकत लेता रहेगा। शाम ढलते ही शीमी उठी और उसे लगा कि उसे पौधों में पानी डालना है। उसे लगा कि उसे गार्डन की रक्षा जारी रखनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो फूलों को पानी डालने लगी, वहां रेन पहुंच गया और उसे लगा कि शीमी हद से ज्यादा बहक गई है। वो तुरंत उसके फूल के पॉट्स तोड़ने लगा ताकि वो रुक जाए। जब रेन ने पूछा कि शीमी इस गार्डन से इतनी चिपकी क्यों है, शीमी टूटते हुए बोली कि उसे ग्रैनी की मौत का गिल्ट है। उसे याद आया कि वो गार्डन देर से पहुंची थी और ग्रैनी को ट्रेलिस के नीचे गिरा पाया था। उसे लगता था कि अगर वो गार्डन नहीं छोड़ती तो ग्रैनी आज भी जिंदा होती, इसलिए वो गार्डन को बचाकर ग्रैनी की जगह खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी। ये सुनकर रेन समझ गया कि शीमी बिल्कुल उसी की तरह है। वो भी अपनी पास्ट में फंसी थी, उसी तरह जैसे रेन खुद फुजीमोटो की मौत को लेकर खुद को दोष देता था। उसे इस हालत से बाहर निकालने के लिए रेन ने जोर से कहा कि उसे खुद को संभालना होगा और ये सोचना होगा कि वो असल में चाहती क्या है। शौक में शीमी को एहसास हुआ कि ग्रैनी चाहती कि वो आगे बढ़े और आखिरकार शीमी गार्डन छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यूकियो वहां आया। उसने कहा कि वो डीमन को आसानी से निकाल देगा और शीमी फिर से चल सकेगी। लेकिन तभी पूरे गार्डन में डीमन की आवाज गूंजने लगी। अचानक जमीन से एक बड़ी जड़ बाहर निकली। उसने रेन को दूर फेंक दिया और शीमी को अपनी पत्तियों में बांध लिया। अपनी आंखें दिखाते हुए डीमन बोला कि वो हमेशा शीमी के साथ मिला रहेगा। यूकियो ने समझ लिया कि डीमन शीमी को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसने रेन से मदद मांगी। रेन तुरंत खुश हुआ। उसने कूल अंदाज में अपनी तलवार दिखा ली, लेकिन डीमन हर बार शीमी को आगे कर देता। रेन कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी यूकियो ने निशाना लगाया और बोला कि वो शीमी को शूट करेगा, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, डीमन ने शीमी को साइड में फेंक दिया और उसी पल रेन ने डीमन को 2 हिस्सों में काट दिया। यूकियो ने उड़कर शीमी को पकड़ लिया और राहत की बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा थी। और फिर शीमी ने पहली बार चलना शुरू किया। उसी समय उसकी माँ आ गई। रेन ने उसके सिर पे हल्की चपत लगाकर कहा कि जाओ और माफी मांगो। और आखिरकार शीमी माँ के पास गई और कुछ कहने से पहले ही ओल्ड लेडी ने उसे कस के गले लगा लिया। रेन ने ओल्ड लेडी और शीमी को गले मिलते देखा और उसे समझ आया कि उनको फिर से जोड़ने में मदद करके वो भी खुद अंदर से थोड़ा ठीक हुआ है। अगले दिन क्लास में रेन ने एक अजीब सा लड़का देखा जो उसको घूर रहा था। उसका नाम था सुगुरु। जैसे ही उसने रेन को दफा हो जा कहा, रेन ने उसकी बकवास को इग्नोर कर दिया। पूरे दिन रेन क्लास में सोता रहा और सुगुरु को लगता रहा था कि रेन यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। हर बार वो उसे देखकर चिढ़ जाता। फिर यूकियो की क्लास का टाइम आया और वो सबको उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स देने लगा। जब रेन को अपना रिजल्ट मिला तो उसे पता चला कि उसने F ग्रेड लिया है। यूकियो ने सीधा बोल दिया कि वो बिल्कुल होपलेस है। सुगुरु की बारी आई तो उसने रेन को ब्रेन डेड लूजर बुलाया और कहा कि वो कभी भी एकेडमी के लायक नहीं था। रेन को पता चला कि सुगुरु ने A लिया है तो उसका दिमाग घूम गया। वो बोला कि वो मान ही नहीं सकता कि सुगुरु उससे ज्यादा समझदार है, जरूर उसने चीटिंग की होगी। लेकिन सुगुरु ने याद दिलाया कि क्लास के सारे बच्चे सच में एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहते हैं और रेन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उसने रेन को लूजर कहा और बोला कि अगर गंभीर नहीं हो सकता तो यहाँ से दफा हो जाए। खुद की इज्जत वापस पाने के लिए रेन चिल्ला पड़ा कि वो भी एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और तभी 2 लड़कों ने सुगुरु को खींचकर दूर कर दिया। उसी दिन बाद में फाउंटेन के पास यूकियो ने रेन को बताया कि सुगुरु भी स्कॉलरशिप पर है क्योंकि वो दिमाग से बहुत तेज है और रेन तो उसके मरारी में कहीं नहीं है। उसने बताया कि सुगुरु क्योटो के एक मशहूर टेम्पल का वारिस भी है। टाइम देकर यूकियो अपनी अगली क्लास के लिए निकल गया और अब रेन और शीमी अकेले थे। शीमी ने धीरे से कन्फेस किया कि उसे एग्जॉर्सिस्ट बनने की उतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है। रेन ने देखा कि वो उदास है तो उसने टिपिकल रेन स्टाइल में कहा कि हर कोई स्मार्ट नहीं बन सकता और दुनिया में हमेशा ऐसे बेवकूफ लोग रहेंगे जैसे तुम। शीमी को ये अजीब तरह से कॉम्प्लीमेंट लगा और वो रेन से दोस्त बनने की बात करनी ही वाली थी कि सुगुरु अपने 2 चेलों के साथ आ गया। उसने पूछा कि शीमी क्या रेन की गर्लफ्रेंड है? रेन चिक पड़ा कि बिल्कुल नहीं, वो उसकी दोस्त भी नहीं है। फिर उन लड़कों को देखते हुए रेन सोचने लगा कि सुगुरु क्या कोई सेलिब्रिटी है जो बॉडीगार्ड्स लेकर घूमता है। सुगुरु गुस्से से भर गया और दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और बाकी लड़कों को लगा कि ये दोनों काफी एक जैसे हैं। कुछ देर बाद फिजिकल ट्रेनिंग में रेन और सुगुरु एक डीमन लीपर से भाग रहे थे। इंस्ट्रक्टर सुबुकी समझा रहा था कि ये ट्रेनिंग डीमन की मूवमेंट्स के हिसाब से बॉडी को अडेप्ट करने के लिए है, लेकिन दोनों लड़के बस एक दूसरे को हराने में लगे थे। सुगुरु को लगा रेन बस किस्मत वाला है। वो बोला कि असली लड़ाई में वो बेहतर है और रेन को लात मारकर मिट्टी में गिरा देता है। तभी डीमन लीपर उस पर झपटने वाला था, लेकिन टुबकी ने लेवर खींचकर डीमन को वापस खींच लिया। टुबकी ने दोनों को डांटते हुए कहा कि उनकी अकल ठिकाने पर नहीं है, लेकिन सुगुरु को तो बस रेन को हराने की पड़ी थी। दोनों फिर भिड़ने ही वाले थे पर टुबकी ने सुगुरु को अलग
अलग ले जाकर समझाया। उधर रेन गुस्से से भरा था और सोच रहा था कि सुगुरु इतना चिड़चिड़ा क्यों है। शिमी ने रेन को बताया कि सुगुरु अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सिर्फ अपने गोल में पागल होकर लगा रहता है। उधर टुबकी सुगुरु को समझा रहा था कि ट्रबल से दूर रहे। सुगुरु ने पूछा कि रेन को क्यों नहीं टोका जा रहा है। टुबकी ने बताया कि रेन स्पेशल परमिशन से प्रिंसिपल द्वारा एकेडमी में आया है और सुगुरु को उससे दूरी ही रखनी चाहिए। सुगुरु को लगा रेन ने रिश्वत देकर एडमिशन लिया होगा। दूसरी तरफ शिमी ने रेन को बताया कि सुगुरु का गोल है सेटन को खत्म करना। ये सुनकर रेन हैरान रह गया क्योंकि ये गोल उसका भी था, लेकिन शिमी और कोनेकुमारू को सुगुरु की ये सोच बेवकूफी लगती थी। कोनेकुमारू ने बताया कि सुगुरु का एक और सपना है, अपने टेंपल को दोबारा बनाना जो ब्लू नाइट में खत्म हो गया था। रेन ने पूछा कि ब्लू नाइट क्या था। कोनेकुमारू ने समझाया कि ये घटना 16 साल पहले हुई थी, जब सेटन ने एक एग्जॉर्सिज्म रिचुअल के दौरान एक साथ 100 से ज्यादा बड़े एग्जॉर्सिस्ट को मार डाला था। सबको उसकी नीली आग ब्लू फ्लेम से पहचान हुई थी। शिमी ने बताया कि सिर्फ उनके टेंपल का हाई प्रीस्ट उस रात बच पाया था, लेकिन इस घटना ने उनके पूरे टेंपल की फेम गिरा दी। फॉलोअर्स कम हो गए और आखिरकार मंदिर पूरी तरह से छोड़ दिया गया। टेंपल को लोग द कर्स्ड टेंपल बुलाने लगे थे। टैनो ने रेन को बताया कि वो लोग भी इसी टेंपल में अप्रेंटिस थे और उनका सपना था एग्जॉर्सिस्ट बनकर सुगुरु की मदद करना ताकि वो टेंपल को फिर से खड़ा कर सके। थोड़ी देर बाद सुबुकी के पास एक अजीब सा कॉल आया, तो उसने स्टूडेंट्स को बोला कि वो लोग अपने आप प्रैक्टिस करते रहे और साथ ही वार्निंग दी कि लीपर के पास मत जाना, और वो तेजी से निकल गया। लेकिन सुगुरु को लगा कि वो टीचर बड़ा बेकार इंसान है। फिर उसने रेन को भी ताना मार दिया कि वो भी टीचर जितना ही बेकार है। रेन ने समझाने की कोशिश की कि वो भी बाकी सबकी तरह डिटरमिन्ड है, लेकिन सुगुरु ने उसे चैलेंज दे दिया कि अगर हिम्मत है तो रेस ट्रैक के अंदर जाकर उस लीपर को छू के दिखाए। लीपर एक खतरनाक डीमन था और सुगुरु को पूरा भरोसा था कि वो इंसानों के इमोशंस महसूस कर लेता है। उसने रेन को कहा कि अगर एक सेकंड भी डर या गुस्सा दिखा देगा तो लीपर उसे चबा जाएगा। सुगुरु को लगता था ये परफेक्ट तरीका है ये साबित करने का कि रेन सच में एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता है। उसने कहा कि अगर रेन बिना चोट के वापस आ गया तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन रेन ने चैलेंज मना कर दिया क्योंकि वो अपनी पावर्स रिवील नहीं कर सकता था। उसने सुगुरु को कहा कि वो अपने गोल्स पर फोकस करना ज्यादा अच्छा समझता है, लेकिन ये सुनकर सुगुरु और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे लगा सब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसे अपना बचपन याद आने लगा था जब टेंपल में सारे मशहूर एग्जॉर्सिस्ट मारे गए थे तो पूरे कम्युनिटी ने उसे द चाइल्ड ऑफ द कर्स कहना शुरू कर दिया था। उसके पिता को टेंपल दोबारा बनाने के लिए कोई डोनेशन तक नहीं देता था। तब से सुगुरु के अंदर सबके लिए गुस्सा भरा था। उसने कसम खाई थी कि वो एग्जॉर्सिस्ट बनेगा, सेटन को मारेगा और टेंपल को दोबारा बनाएगा, लेकिन उसके खुद के पिता को भी लगता था कि वो एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी सुगुरु हटने वाला नहीं था। वो रेस ट्रैक में कूद गया और लीपर के सामने चिल्लाया कि वो सेटन को हराएगा। सब बच्चे सुगुरु को बेवकूफ कहकर हंसने लगे और बोले कि बचपन में भी ये इतना ही कम अकल का था। ये हंसी उसे सारी बातें याद दिलाने लगी और जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ा लीपर उस पर दहाड़ने लगा। तभी अचानक रेन रेस ट्रैक में कूद पड़ा। लीपर ने उसे मुंह में दबोचा, पर उसी वक्त रेन की आंखों में नीली आग चमक गई और लीपर ने डर कर उसे छोड़ दिया। सुगुरु हैरान रह गया और रेन ने उसी पल बोल दिया कि वो ही सेटन को हराएगा और सुगुरु को बोला कि दूर हट। लेकिन सुगुरु को लगा कि रेन ने उसका लाइफ गोल चुरा लिया है। रेन ने उसे कॉपीकैट बोला और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। उधर दूर से यूकियो उन्हें देख रहा था। उसे लगा था रेन अपनी नीली आग दिखा देगा, लेकिन जब रेन ने कंट्रोल रखा तो उसने मेफिस्टो से पूछा कि क्या वो सेटन की पावर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। शाम को मेफिस्टो किसी अधूरी बिल्डिंग पर खड़ा था कि तभी अंधेरे से एक रहस्यमयी डीमन निकल आया। उसने बताया कि गेहेना में अराजकता है। वो धरती का किंग अमाइमोन था और उसने कहा कि बाकी डीमंस रेन को देखना चाहते हैं, लेकिन मेफिस्टो ने कहा कि वो रेन को बड़ा कर रहा है और उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अमाइमोन के जाने के बाद मेफिस्टो ने तय कर लिया कि वो गेहेना कभी वापस नहीं जाएगा। अगले दिन क्लास में सुगुरु ने सोचा कि वो रेन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहेगा, लेकिन जैसे ही उसने रेन को पढ़ते समय बाल बांधने के लिए अपना हेयर क्लिप दिया तो रेन को लगा कि उसकी स्मेल तो फाट से भी खराब है। कुछ दिन बाद जब रेन कूपा स्टोर पहुंचा तो वो सीधा लाइन तोड़कर भागने लगा ताकि आखिरी बचा हुआ सैंडविच ले सके, लेकिन उसी समय सुगुरु ने भी वही सैंडविच पकड़ लिया क्योंकि वही एक खाना था जो उसकी फटी हालत अफोर्ड कर सकती थी। रेन चिल्लाया कि छोड़ दे यार, लेकिन सुगुरु बोला पहले मेरी फ्लैट एस को किस कर। तभी पीछे लाइन में खड़े यूकियो के पास 3 लड़कियां आ गईं। उन्होंने उससे लंच ऑफर किया और मस्ती में पूछा कि लंच खत्म करने के बाद वो किसके साथ गुलू गुलू करेगा। यूकियो समझ गया कि वो अभी अपनी वर्जिनिटी खोने को रेडी नहीं है, तो वो बोला कि वो तो अपने भाई के साथ लंच करेगा और वो तुरंत वहां से भाग गया। जब वो मेफिस्टो के ऑफिस पहुंचे तो रेन ने अलाउंस मांगना शुरू कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। मेफिस्टो ने उसे 2000 येन दिए और बोला कि ये पूरे महीने के लिए है। रेन ने मन में सोचा कि ये तो एक हफ्ते भी नहीं चलेंगे। बाहर आते हुए रेन सोच रहा था कि वो आखिर सरवाइव कैसे करेंगे। तभी यूकियो ने बताया कि वो एक एग्जॉर्सिस्ट और टीचर होने के नाते डिसेंट सैलरी कमा रहा है। अपने भाई की फटी हुई हालत देखकर यूकियो से शॉपिंग पर लेकर जाता है। उसने रेन को कहा कि वो कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन बदले में रेन को रोज लंच बनाना पड़ेगा ताकि पैसे बच सकें और यूकियो को भी उन लड़कियों का लंच ऑफर ठुकराने में आसानी रहे। रात को डॉर्मेट्री में रेन ने अगले दिन के लिए साइड डिशेस बना ली, ये कहते हुए कि सुबह बस गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगली सुबह रेन ने यूकियो को जोरदार लात मारकर
उठाया और पूछा कि उसने सारे साइड डिशेस क्यों खा लिए, पर यूकियो ने कहा कि उसने कुछ नहीं खाया। तभी दोनों को एहसास हुआ कि डॉर्मेट्री में कोई मिस्टीरियस पर्सन उनके साथ रह रहा है और शायद वही उनकी रोज खाना बनाने में मदद कर रहा है। उसी समय किचन से चॉपिंग की आवाज आने लगी। जब वो दोनों देखने गए तो शॉक हो गए क्योंकि वहां मेफिस्टो खाना बना रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद वही रोज उनका खाना बना रहा था, लेकिन मेफिस्टो ने बताया कि वो तो बस आज ही आया है। असली खाना तो एक डीमन बनाता है जिसका नाम है ऊकोबैच। उसने कहा कि ऊकोबैच उसका फेमिलियर है, लेकिन रात के समय किचन में घुसना उसके टेरिटरी में दखल देना था, इसलिए उसने गुस्से में खाना बनाना बंद कर दिया सजा के तौर पर। अब सजा ये थी कि उन्हें मेफिस्टो का गंदा सा सूप पीना पड़ेगा। वो बोला कि जब तक ऊकोबैच वापस नहीं आता वो उनका नया शेफ रहेगा। रेन जब वो सूप पी रहा था तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे घटिया चीज है। रात को रेन ने पूरा किचन साफ कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद किचन किसी इनविजिबल डीमन ने खराब कर दिया। रेन को लगा कि ये ऊकोबैच है। तभी डीमन उसके सामने प्रकट हो गया। उधर यूकियो भागता हुआ डॉर्मेट्री पहुंच रहा था, डरते हुए कि रेन कहीं पूरा किचन ही ना बर्बाद कर दे। लेकिन अंदर पहुंचकर उसने देखा कि रेन और ऊकोबैच दोनों थके हुए पड़े हैं क्योंकि उन दोनों में पूरी रात कुकिंग कॉन्टेस्ट चल रही थी। आखिर में दोनों ने हाथ मिलाया और एक नई पार्टनरशिप बन गई। अगले दिन स्कूल जाते समय शीमी सोच रही थी कि क्या वो कभी किसी से दोस्ती कर पाएगी। फिर उसने सोचा कि चलो कोशिश करके देखती हूँ। जब वो सीक्रेट सेक्शन में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी 2 क्लासमेट्स वहां से जा रही हैं। जैसे ही शीमी उनकी तरफ भागने लगी वो अपने ही पैरों में उलझकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसे यूं गिरा हुआ देखकर इजुमो को लगा कि वो लड़की कितनी पैथेटिक है। इजुमो वहां से चलते चलते बस इतना बोली कि ध्यान से चला करो। तभी रेन वहां पहुंचा और उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन शीमी एकदम चुप होकर वहां से चली गई, ये सोचकर कि अब वो रेन पर कभी भरोसा नहीं करेगी। उस दिन क्लास में यूकियो ने ऐलान किया कि जल्द ही उनका एस्क्वायर ऑथराइजेशन एग्जाम होने वाला है। शीमे ने रेन को समझाया कि ये एग्जाम उन सब के लिए है जो फ्यूचर में एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहते हैं। हर स्टूडेंट ये एग्जाम देगा और उसी से उनकी आगे की डायरेक्शन डिसाइड होगी। यूकियो ने बताया कि एग्जाम से पहले वो लोग एक ट्रेनिंग कैंप पर भी जाएंगे। उसने सबको फॉर्म बांटे और बोला कि वो फील्ड चुनो जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं। रेन को बिल्कुल समझ नहीं आया तो उसने सुगुरो से पूछा कि ये फील्ड का क्या मतलब है। कोने कुमारू ने समझाया कि ये एग्जॉर्सिस्ट की क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे ड्रैगून, आर्या, डॉक्टर, टेमर या फिर नाइट। जब रेन ने सोचा कि उसके लिए क्या सही है तो सुगुरो ने बताया कि नाइट वो होते हैं जो तलवार के साथ लड़ते हैं। ये सुनते ही रेन बोला कि बस नाइट मेरे लिए परफेक्ट है। शीमी ने रेन को दोस्तों से घिरा देखा तो उसे लगा कि सबके साथ कोई ना कोई है, बस उसके साथ कोई नहीं है। अगली क्लास में टीचर न्यूहाउस ने बोर्ड पर एक समनिंग सर्कल बनाया और बोला कि वो एक डीमन समन करेगा। जैसे ही उसके ब्लड की बूंद सर्कल में गिरी उसने मंत्र पढ़ा और एक घूल सामने प्रकट हो गया। उसने बताया कि बहुत कम लोग डीमंस को फेमिलियर बना सकते हैं। ये एक इच्छा नहीं बल्कि टैलेंट होता है और जो भी डीमन समन करे अगर उसका विल स्ट्रांग ना हो तो डीमन हमला भी कर सकता है। स्टूडेंट का टैलेंट देखने के लिए उसने सबको मैजिक सर्कल वाला पेपर दिया और कहा कि अपने खून की एक बूंद गिराकर मन में जो भी आए बोल देना। सबसे पहले इजुमो ने कोशिश की। उसने चांट बोला और उसके सामने 2 स्पिरिट फॉक्सेस आ गईं। सारे स्टूडेंट शॉक थे। उसका फेमिलियर वाकई कमाल का था। कोई और फेमिलियर समन नहीं कर पाया तो शीमी ने हिम्मत करके कोशिश की। उसके सामने एक छोटा सा ग्रीन स्पिरिट आ गया। न्यूहाउस ने बताया कि ये ग्रीन मैन स्पिरिट होती है। शीमी को लगा कि ये परफेक्ट मौका है इजुमो से बात करने का। वो बोली कि देखो हमारे पास भी फेमिलियर है। इजुमो ने घूर कर कहा ये तो तुम्हारे अगली चेहरे से भी ज्यादा बेकार दिख रहा है। न्यूहाउस ने वार्न किया कि डीमन कभी भी वीक समनर की नहीं सुनता। अगर कॉन्फिडेंस खो दिया तो डीमन हमला भी कर सकता है, इसलिए अगर डर लगे तो पेपर तुरंत फाड़ देना। क्लास खत्म होने पर रेन ने अपना फेमिलियर रखा और उसका नाम कुरो रखा। इजुमो बाहर जा रही थी तभी शीमी पीछे से चिल्लाते हुई दौड़ी। रुको! इससे इजुमो और भी इरिटेट हो गई। उसने सोचा कि इस मोटे चेहरे वाली को अब क्या चाहिए। शीमी ने हिम्मत करके पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। इजुमो मन ही मन उसे सर्वेंट बनाना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ बोल दी और ऊपर से बोली अगर तुम मेरी दोस्त हो तो मुझे पीठ पर उठा कर ले चलो, यही सही तरीका है। शीमी के बेकार दिमाग ने बात मान भी ली। दोनों साथ निकल गई, लेकिन रेन को साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए इजुमो उसे हर छोटे मोटे काम पर भेजती रही। रेन को पूरा यकीन हो गया था कि इजुमो ने उसे अपनी नौकरानी बना दिया है। ट्रेनिंग वाले दिन सारे स्टूडेंट रेन के डॉर्मेट्री पहुंचे। सुगुरो ने उसे देखकर कहा कि ये तो हॉन्टेड होटल जैसा दिखता है। इजुमो को भी लगा कि ये कोई भूतिया घर वाली जगह है। उस रात पहला एग्जाम खत्म होते होते सारे स्टूडेंट पूरी तरह थक चुके थे। जब इजुमो ने पाकू को साथ में नहाने के लिए बुलाया तो शीमी भी उनके साथ चलने को कहने लगी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम पहुंची इजुमो ने शीमी को फिर वही पुरानी बैग कैरिंग वाली ड्यूटी पर लगा दिया और उसे बोल दिया कि वापस आने से पहले कुछ फ्रूट मिल्क ले आए। उसी वक्त रेन वहां पहुंचा। शीमी को अभी भी स्लेव की तरह यूज होते देखकर रेन ने उसे समझाने की कोशिश की कि इजुमो को छोड़ दे, लेकिन शीमी को लगता था कि इजुमो ही उसकी सच्ची दोस्त है। उसने माना कि उसे बस किसी की कंपनी चाहिए थी और रोती हुई वहां से भागने लगी। रेन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। जैसे ही उसने शीमी को पकड़ा बाथरूम से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और रेन वापस बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा। अंदर एक डीमन ने पाकू को बेहोश कर दिया था।
था। उसके खून ने पाकू की स्किन जला दी थी। इजुमो ने अपने ट्विन वुल्फ समन करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। वो कंफ्यूज हो गई कि पाकू को बचाए या छोड़ दे। इजुमो की हिचकिचाहट देखकर उसके वुल्फ उसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन रेन ने आते ही उन्हें मुक्का मारकर दूर फेंक दिया। उसने इजुमो को बोला कि तुरंत पेपर फाड़ दे। जैसे ही इजुमो ने पेपर फाड़ा, वुल्व्स गायब हो गए। रेन को समझ आ गया कि इस हालत में वो अपनी तलवार नहीं निकाल सकता। तभी शीमी वहां पहुंची और बोली कि वो पाकू का जख्म ठीक करेगी और रेन से कहा कि वो डीमन को रोके। रेन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने डीमन पर हमला किया, लेकिन डीमन ने उसे पहचान लिया। वो चिल्लाया कि रेन सेटन का बेटा है और उसे जोर से उठाकर बाथ टब में पटक दिया। उसी वक्त शीमी सोच रही थी कि फर्स्ट एड कैसे करेगी। तभी उसके ग्रीन मैन स्पिरिट ने अपने पेट से नाडा सांचो उगा दिया। उसे समझ आ गया कि ये वही फूल है जिसकी उसे जरूरत थी। बाथ के अंदर डीमन रेन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि उसे खास रेन को खत्म करने के लिए भेजा गया था। रेन की तलवार उससे बहुत दूर गिर चुकी थी। वो बिल्कुल निहत्था था। तभी यूकियो ने बाथरूम में घुसकर डीमन पर गोलियां चला दी। डीमन घायल हुआ और भाग निकला। रेन ने महसूस किया कि वो बस किस्मत से जिंदा बच गया। उधर शीमी पाकू का इंजरी का इलाज कर रही थी और रेन ने इजुमो को एक कोने में रोता पाया। उसने अपनी शर्ट उतारकर उसे ढक दिया। उसी रात डीमन रूफटॉप पर न्यूहाउस के पास वापस पहुंचा। न्यूहाउस ने पूछा कि मिशन पूरा हुआ या नहीं। डीमन ने बताया कि वो तो बस डीमंस के लिए टेम्पररी काम कर रहा था। अगले सुबह इजुमो की मुलाकात रेन से हुई। उसने उसकी शर्ट वापस की और पिछली रात उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोला। उसी समय यूकियो आया और उसने पाकू को एंटीडोट का इंजेक्शन दिया। उसने बताया कि पाकू 3 दिन में ठीक हो जाएगी। बाहर जाते हुए रेन सोच रहा था कि डीमन बैरियर तोड़कर अंदर आया कैसे। यूकियो ने कहा कि वो लोग इस पर जांच कर रहे हैं। उसने बताया कि ये डीमन एक हाई लेवल नायार्ड्स टाइप का था और ऐसे डीमंस अक्सर किसी भी बैरियर में घुसने का तरीका ढूंढ लेते हैं। पाकू अपने कमरे में इजुमो से बोले कि वो क्रैम स्कूल छोड़ रही है क्योंकि वो खुद को डीमन से लड़ने के लिए बहुत कमजोर समझती है। इजुमो को लगा कि इसकी जिम्मेदार वो खुद है। उसने माफी मांगी कि वो उसके साथ अच्छी नहीं थी, लेकिन पाकू ने कहा कि वो इजुमो को जैसी है वैसी ही पसंद करती है। उस दिन क्लास में टीचर ने देखा कि इजुमो का ध्यान कहीं और है, तो उसने उसे डीमन को एक्सरसाइज करने वाला फेटल वर्ड सुनाने को कहा, लेकिन इजुमो एक लाइन से आगे बढ़ ही नहीं पाई। तभी सुगुरु ने पूरा चैप्टर फ्लुएंटली सुना दिया और सबको समझ आ गया कि वो सचमुच बहुत स्मार्ट है। क्लास के बाहर इजुमो ने सुगुरु को उल्टा बोल दिया कि वो बस रट्टा मारने में अच्छा है, लेकिन सुगुरु ने उसे रॉटन अगली जो बतख से भी कम स्मार्ट है बोल दिया। इजुमो गुस्से में बोली कि आर्या एक्सरसिस्ट्स बिल्कुल बेकार होते हैं क्योंकि वो चांटिंग करते वक्त हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। सुगुरु आपे से बाहर हो गया और बोला, अपना अगली मुंह बंद कर वरना थप्पड़ लगा दूंगा। लेकिन गलती से इजुमो ने रेन के गाल पर ही थप्पड़ मार दिया। गुस्से में रेन चिल्लाया, बस दोनों यहाँ से निकल जाओ। उस वक्त यूकियो वहां पहुंच गया और उससे सब कुछ शांत रहने को कहा। उस रात डॉर्मेट्री में उसने सारे स्टूडेंट्स की टांगों में घोस्ट स्टोन्स बांध दिए और इस ट्रेनिंग को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा। उसने बोला कि इसका मकसद है कि सबकी आपस में बॉन्डिंग मजबूत हो, क्योंकि एक एग्जिस्ट कभी अकेले नहीं लड़ सकता। उसने कहा कि सब एक दूसरे की एबिलिटीज को सपोर्ट करो और एक दूसरे की कमजोरियों को कवर करो। फिर उसने बताया कि वो एक मिशन पर जा रहा है और करीब 3 घंटे तक नहीं आएगा, लेकिन उसने वादा किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर लगाकर जाएगा जिससे कोई भी डीमन अंदर ना आए। सुगुरु ने पूछा कि हम कहाँ रहेंगे, तो यूकियो ने कहा कि जब तक वो वापस नहीं आता सबको इसी कमरे में रहना है और इस बीच अपनी लड़ाई झगड़े की बातें भी सुलझानी है। लेकिन जैसे ही वो गया, सुगुरु ने फिर इजुमो को कोसना शुरू कर दिया और बोला कि उसकी बेकार बातों की वजह से सब इस मुसीबत में फंसे हैं। उसी वक्त अचानक लाइट चली गई। पहले तो सबको लगा कि शायद ब्लैकआउट है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बाकी डॉर्मेट्री में तो लाइट है। शीमी ने सुझाव दिया कि चलो स्विच बोर्ड चेक करते हैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके सामने एक गूल खड़ा था। उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा कि शायद उसका वहम था, लेकिन तभी डीमन ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आया। सबको पता चल गया था कि ये वही गूल है जो पिछली रात आया था। अगले ही पल डीमन का एक हिस्सा फट गया और उसकी मियाज़मा सब पर फैल गई। शीमी ने सबको बचाने की कोशिश की। उसने ह्यूज ब्रांचेस निकालकर डीमन को जख्मी कर दिया और उन ब्रांचेस को फैलाकर एक तरह का बैरियर बना दिया। लेकिन डीमन ने अपना शरीर 2 हिस्सों में बांट दिया और जब रेन ने देखा कि वो रीजेनरेट हो रहा है तो उसे पता चल गया कि ब्रांचेस ज्यादा देर उसे नहीं रोक पाएंगी। तभी सब स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होने लगी। इजुमे ने बोला कि डीमन की मियाज़मा से इन्फेक्शन फैल रहा है। रेन हैरान था कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो अपनी पावर्स दिखाना नहीं चाहता था, उसने कहा, मैं डीमन को बाहर ले जाता हूँ। वो ब्रांचेस के बीच से निकलकर डीमन को दूसरी तरफ ले गया। डीमन भी उसके पीछे पीछे पैसेज में उतर गया। इधर हॉलवे में डीमन का दूसरा हिस्सा बाकी स्टूडेंट्स के सामने आ गया। रेन अभी भी डीमन से भाग रहा था और सोच रहा था कि अगर वो पावर वापस चालू कर दे तो शायद डीमन कमजोर हो जाए। कमरे में गोल ब्रांचेस तोड़ता जा रहा था और सुगुरु को लगा कि वो बैरियर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसने कहा कि डीमन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फेटल वर्ड्स चाहिए था। किको ने पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कौन सा है? सुगुरु बोला, मैं जॉन के सारे चैप्टर्स पढ़ूंगा और आखिर में पहुंच ही जाऊंगा। किको ने कहा कि वो आखिरी चैप्टर पढ़ लेगा और शीमा ने अपना वेपन निकाला और बोला, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। उधर रेन स्विच बोर्ड तक पहुंच गया था। वो सोच ही रहा था कि पावर कैसे ऑन करे, तभी डीमन ने उसे उठाकर रेलिंग में दे मारा। डीमन उसे निगलने के लिए झपटा, लेकिन रेन ने
किसी तरह बचते हुए फाइट जारी रखी। वो बार बार हमला कर रहा था और आखिर में उसने रेन को दूर फेंक दिया। डीमन हवा में उड़ा और रेन पर टूट पड़ा, लेकिन तभी रेन ने अपनी ब्लू फ्लेम्स छोड़ दी और डीमन को जलाकर पीछे धकेल दिया। उसी वक्त न्यू हाउस वहां आ गया। उसने कहा कि वो रेन की ब्लू फ्लेम्स देखने का इंतजार कर रहा था और उसी ने डीमंस को भेजा था। उसने रेन को सन ऑफ सेटन कहा। रेन हैरान था कि उसे ये सब कैसे पता। तभी उसे समझ आया कि पिछले हमले के पीछे भी न्यू हाउस ही था। गुस्से में रेन ऊंचा कूदा और डीमन को अपनी फ्लेम से चीर के खत्म कर दिया। न्यू हाउस वो सब देखकर अंधेरे में गायब हो गया। रेन सोचता रहा कि वो कहाँ गया। इधर कमरे में सुगुरु अभी भी चांस पड़ रहा था, लेकिन शीमी बेहोश हो गई और उसी समय उसकी ब्रांचेस भी गायब हो गई। लेकिन शीमा अभी भी हिम्मत से गूल को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इजुमो ने शीमी को उठाने की कोशिश की, शीमी बड़बड़ाने लगी कि वो स्कूल में अपने जैसे बिहेव नहीं कर पा रही थी और पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। इजुमो ये सुन के हैरान थी कि शीमी उसकी इतनी चिंता कैसे कर सकती है, जबकि वो हमेशा उसे ताना मारती रहती थी। लेकिन यही सोच उसे मोटिवेट कर गई और उसने एक चांट बोलना शुरू कर दिया, जिससे ट्विन वुल्फ समन हो गए। उसने उन्हें हुक्म दिया कि डीमन को मारो चलो। तभी डीमन ने शीमा को हवा में उछाल दिया। इजुमो ने अपने वुल्फ्स को हमले का इशारा दिया। वुल्फ्स डीमन के ऊपर टूट पड़े और उसका शरीर चाट कर खत्म करने की कोशिश करने लगे, लेकिन डीमन ने आखिरकार उन्हें भी नष्ट कर दिया। इधर सुगुरु अभी भी चांस पड़ रहा था। गूल उस पर टूट नहीं वाला था कि तभी लाइट वापस आ गई और डीमन तुरंत कमजोर होने लगा। सुगुरु ने उसी पल फेटल वर्स पढ़ दिया और डीमन चिल्लाते हुए वहीं खत्म हो गया। सुगुरु की यादें उसकी आंखों के सामने चमक रही थीं। तभी रेन वहां पहुंचा। उसने बताया कि उसने दूसरा डीमन पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन सुगुरु ने उसे लात मारकर दूर कर दिया क्योंकि उसे लगा रेन ने सबको बीच रास्ते छोड़ दिया। उसी वक्त शीमी की ताकत भी वापस आने लगी। इजुमो ने उसे कहा कि मैं तुमसे अभी भी नफरत करती हूँ, लेकिन शीमी ने फिर भी उसे शुक्रिया कहा कि उसने उन्हें बचाया। कुछ ही मिनट बाद मेफिस्टो आया। रेन ने देखा कि उसके पीछे न्यू हाउस खड़ा था। न्यू हाउस उसे घूर रहा था जैसे वो रेन की असलियत सबके सामने उगलवाना चाहता हो। रेन ने कहना चाहा कि न्यू हाउस इंसान का दुश्मन है, लेकिन मेफिस्टो ने उसे धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया और स्टूडेंट्स को डीमन को खत्म करने के लिए बधाई दी। उसने उंगलियां चटकाई और सारे टीचर सामने आ गए। मेफिस्टो ने बताया कि ये ट्रेनिंग कैंप असल में उनका एस्क्वायर एग्जाम था। टीचर्स पूरे टाइम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। अब उनकी फाइनल ग्रेड वो टीचर्स की रिपोर्ट से तय करेगा। कुछ घंटे बाद इन्फॉर्मरी में रेन सोच रहा था कि सब कैसे समझ नहीं पाए कि डीमन का हमला भी एग्जाम का हिस्सा था। कानो को लगा कि वो पास नहीं होगा क्योंकि उसने कोई खास काम नहीं किया। शीमी जागी तो बोली कि अब वो ठीक महसूस कर रही है। सुगुरु ने उसे थैंक यू कहा कि उसने उन्हें बचाया। कीको ने पूछा कि रेन ने अकेले दूसरे डीमन को कैसे मारा। रेन बोला उसने उसे तलवार से काट दिया, लेकिन इजुमो ने उसे झूठा कह दिया। बाद में यूक्यू ने न्यू हाउस को देखा तो उससे उसके इरादों के बारे में पूछताछ की। उसे शक था कि न्यू हाउस ने जानबूझकर रेन की पावर सबके सामने निकलवाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो रेन की पावर्स को छुपाना चाहते थे। न्यू हाउस ने कहा कि वो बस मेफिस्टो के ऑर्डर्स पे चल रहा था। उसका काम था रेन की एबिलिटी समझना और ये देखना कि रेन ऑर्डर का हथियार बनने लायक है या नहीं। यूक्यू ने अपने भाई को बचाने के लिए कहा कि रेन अपनी पावर्स कंट्रोल कर सकता है, लेकिन न्यू हाउस बोला कि उसका इरादा रेन को मारना नहीं था उस रात। कुछ देर बाद शीमी एक दुकान में थी। यूक्यू वहां आया और उससे उसके फ्यूचर पे बात करना चाहता था। दोनों चाय पीने बैठे। शीमी उसके सामने शर्माने लगी और मान लिया कि वो यूक्यू को हमेशा से पसंद करती है, पहली मुलाकात से ही। यूक्यू ने कहा कि उसने उसे बड़ा होते देखा है और वो उससे इम्प्रेस्ड है। उसने शीमी से कहा कि वो सोचे कि क्या उसे एग्जिस्टेंस बनकर रहना है। अगर वो जारी रखेगी तो जान जोखिम में रहेगी, इसीलिए पहले माँ से बात करके डिसीजन लेना। शीमी ने कहा कि एग्जाम के दौरान उसे खुद पर शक होने लगा था, लेकिन यूक्यू ने कहा कि टीचर्स ने टेस्ट को जानबूझकर मुश्किल बनाया था। इतना कहते हुए यूक्यू को न्यू हाउस की बातें याद आ गईं, उसकी ठंडी आंखें, और यूक्यू को लगा कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो वहां से निकल गया। उसी रात रेन अपने रूम में सो रहा था। न्यू हाउस चुपके से अंदर घुस आया। उसने कंबल पर वार किया, लेकिन वो एक डिकॉय निकला। अगले ही पल यूक्यू ने न्यू हाउस पे गन तान दी। न्यू हाउस पूछ रहा था कि वो रेन को क्यों बचा रहा है। उधर रेन अचानक एक दूसरे कमरे में जागा। शीमी ने रेन को बताया कि यूक्यू उसे उठाकर यहाँ ले आया था। तभी बाहर के कमरे में गन शॉट सुनाई दिए। न्यू हाउस ने कर्स्ड हैंड समन कर लिए थे।